Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का अनदर टॉपिक। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से, और वो रिलेटेड है लॉरेंज मैग्नेटिक फील्ड से वो रिलेटेड है। और जो फोर्स होती है वो यूनिफॉर्म में जब ट्रैवल करेगी तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर चार्जेस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ। जो टेस्ला है वो किस चीज़ के यूनिट हैं? तो टेस्ला जो है वो SI यूनिट है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी स्टेट में आए हैं, इट मीन काफ़ी ज़्यादा वो ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है किसी पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट वायर में कितना होगा? तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है ये, B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास राइट आंसर है। जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है एट एनी पॉइंट टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे भी आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी के बारे में पूछा गया है। मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। अब हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ जो है वो L है, कैरिंग करंट और उसमें I करंट है, एंड N जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें। तो जो एक्सप्रेशन है वो कौन सा बनेगा? तो हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब जो n है यहाँ पे ये हमारे पास आएगा कैपिटल N/L, L यानी लेंथ। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा म्यू N/L I। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन जो हैं इजी होते हैं मगर उन्हें थोड़ा घुमा के हर टाइम पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू। अब जो 1 टेस्ला है हमें पता है कि टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड में जो 1 टेस्ला होगा वो किसके बराबर होगा? 10⁻7 गॉस, 10⁻⁻4 गॉस। तो वो होगा हमारे पास 10⁻4 गॉस के वो बराबर होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज की उसने, देन इट्स रेडियस। तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी? तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस के अकॉर्डिंग इसका एक एक्सप्रेशन है, R इज इक्वल टू mb/QB। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। इट मीन कि जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। रेडियस इंक्रीज़ करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो रेडियस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an alpha particle is accelerated through a potential difference of 10⁻6 volt, its kinetic energy will be। हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है और उसे एक्सेलेरेट किया गया है विद पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻6 वोल्ट। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम यहाँ पे फार्मूला करेंगे यूज़ फॉर अल्फा के लिए Q × V। अब
क्यू जो है वो है हमारे पास पार्टिकल कि कितने पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होंगे, और वी जो है वो है बोल्ट। तो इस बोल्ट की वैल्यू आपको पता है, और जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी वैल्यू हम 2e लेते हैं, क्योंकि जब अल्फ़ा पार्टिकल वहाँ पे एक्सलेट होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वहाँ से एक्सलेट होंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2e इंटू 10⁻⁶। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको आप नॉर्मली कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मेगा जो है वो 10⁻⁶ आपके पास यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है आपके पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास m। एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसके ऊपर चार्ज जो है वो E है एंड मास जो है वो m है, इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो ट्रैवल कर रहा है। इट्स एक्सेलरेशन, अब हमें एक्सेलरेशन पूछा गया है। एक्सेलरेशन हमारे पास होता क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये हमारे पास होता है। बट यहाँ पे फोर्स कितनी है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी हमारे पास यहाँ पे फोर्स है अपॉन m। तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आपके पास राइट बन रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो राइट आपके पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो है आपके पास राइट आंसर है। आपने केवल यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला यूज़ किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, और फोर्स तो थी आपके पास बोथ ही इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास। तो आपके पास ये इजी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्रेटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ IT इज अप्रोक्सीमेटली, IT यानी I जो है यहाँ पे करंट है और 1 जो है वो टेस्ला है। तो ये जो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको गिवन है 1 टेस्ला, आई थिंक इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पे 1 होगा। साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन की हम फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू EB अपॉन, अब एरिया है तो 2 पाई एंड मास इसका m। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब 2 पाई यानी पाई की वैल्यू हम कितनी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास E था, एक इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू नेक्स्ट हमारे पास B था, यानी हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन था उसकी वैल्यू गिवन थी, यानी टेस्ला या मैग्नेटिक फील्ड आप इसे कह सकते हैं। तो हमारे पास 1 यहाँ पे 1 है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन, अब यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू आप यूज़ करोगे 3.14 इंटू, और नेक्स्ट था आपके पास यहाँ पे m यानी मास, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये आपके पास यहाँ पे टर्म आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ टर्म जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर जो है हमारे पास वो 28 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज जो है वो बनता है। अब यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है, अगर आप 10⁻9 हर्ट्ज को कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास बनता है 10⁻9 इज इक्वल टू गीगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आपके पास राइट आंसर होगा 28 गीगा हर्ट्ज। ऑप्शन जो है डी जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी t एंटर ट्रांसवर्सल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B। हमारे पास एक पार्टिकल है, उसका मास है m, चार्ज है q एंड काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर t, एंड वो एंटर कर रहे हैं ट्रांसवर्सल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है वो है B। आफ्टर 3 सेकेंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आफ्टर टाइम t,
सॉरी आफ्टर टाइम 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है, K इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं तो m यानी मास इंटू v का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होगा। मगर यहाँ पे एक बात सोचने की है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको है ट्रांसवर्सल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और जब हमें पता है कि जब ये मूव करता है सर्कल में, यानी व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ ट्रांसवर्सल मोशन, कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है ट्रांसवर्सल मोशन में इन ट्रांसवर्सल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फील्ड है और एक पार्टिकल एंटर कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा विद कांस्टेंट स्पीड। सो अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। इट मीन पहले t थी तो अंत में भी वो t ही होगी। आप ऐसा याद रखिए कि ट्रांसवर्सल यूनिफॉर्म मोशन में मैक्सिमम फील्ड जो है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपके पास t। ऑप्शन नंबर डी जो है उसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एक सर्कल में घूम रहा है, उसका जो रेडियस है वो है r, विद कांस्टेंट v। अब v जो है कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है वहाँ पे। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज, आपको बताना है कि टाइम पीरियड जो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर, क्या r के ऊपर या v के ऊपर, या दोनों से इंडिपेंडेंट होगा, या डिपेंड ऑन r नॉट v। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू b, वो इन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है उनमें से जो राइट आंसर बनता है आपके पास वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं आर एंड वी के, कि वो रेडियस और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, यानी उनका टाइम पीरियड जो होगा वो रेडियस एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, चार्ज के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, यानी कितनी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।